नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल मधुमेह सी, जहां पर मैं डाइट डॉक्टर आरपी यादव फूड को मेडिसिन के रूप में यूज करके साथ में लाइफस्टाइल को चेंज करके बीमारियों को ठीक करने की सलाह देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसका पर्पज क्या है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना कितना चाहिए, और साथ में हम आपको 10 ऐसे साइन और सिम्टम्स बताने वाले हैं जिसकी जानकारी होने के बाद आपको अपनी लाइफ में सावधान होने में काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ में हम किस तरह से उसका रोकथाम कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं, या अगर ब्लड प्रेशर हो भी गया है तो किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं, इन सब बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आपकी जानकारी कुछ ना कुछ पहले से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है? जब भी ब्लड प्रेशर की बात आती है, जब भी कोई मरीज अपने पास आता है तो बोलता है हमें ब्लड प्रेशर हो गया। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड का जो प्रेशर है, जो ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट कर रहा होता है, उसकी जरूरत है। ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर होना बहुत जरूरी है। आपके बॉडी में ब्लड को हर सेल्स तक, हर बॉडी के सभी पार्ट्स तक जो पहुंचाने वाली नलियां हैं, खून की नलियां हैं, इनकी लंबाई अगर देखने जाए तो ये 60,000 मील के बराबर इनकी लंबाई मिलती है। तो हमारे बॉडी में पूरे शरीर के सभी अंगों तक ब्लड की सप्लाई पहुंचाने के लिए ब्लड का प्रेशर होना जरूरी है। तो ब्लड प्रेशर बुरा नहीं है, लेकिन ब्लड प्रेशर कब बुरा होता है उस बात को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जब ब्लड प्रेशर की बात आती है तो ब्लड प्रेशर की दो माप होती है। जब भी ब्लड प्रेशर आपका चेक किया जाता है तो उस समय डॉक्टर आपको दो रीडिंग लिख करके देते हैं। एक को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और एक को डायस्टोलिक। ये सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब भी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को पंप करता है, और पंप करते हुए पूरे आर्टरी में ब्लड की सप्लाई करता है, उस कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय जब प्रेशर जो बनता है हार्ट के द्वारा, हार्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिस प्रेशर की वजह से आपके पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई होती है। अगर ये प्रेशर नहीं बनेगा तो आपके पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसलिए ब्लड प्रेशर हमें जरूरी है, लेकिन जो मानदंड बनाया हुआ है शरीर के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उतना ही होना जरूरी है, न कि बहुत ज्यादा। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को आउट करता है, पूरे आर्टरी में भेजता है, उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और उसके ठीक तुरंत बाद ही हार्ट रिलैक्स होता है और उसके अंदर ब्लड भर जाता है। वेन्स के द्वारा आया हुआ जो भी ब्लड होता है वो उसके अंदर भर जाता है, और उस समय रिलैक्स के टाइम में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और इसके बीच का जो प्रेशर तैयार होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के को हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर इस तरह का प्रेशर ग्रेडियंट आपके बॉडी में नहीं बनेगा, नहीं तैयार होगा, तो आपके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए ब्लड प्रेशर हमारे लिए जरूरी है। इसका पर्पज यही है कि आपके पूरे बॉडी में ब्लड की सप्लाई हो। अब आप खड़े कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब भी कोई भी लिक्विड पदार्थ की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, तो नीचे की तरफ जाता है। मतलब ये ब्लड भी ग्रेविटी के हिसाब से वो नीचे की तरफ जाता है। तो जो ब्लड का प्रेशर हमारे बॉडी में बनता है, ये प्रेशर की वजह से ही, और ये प्रेशर ग्रेडियंट मतलब जो इसमें उतार चढ़ाव होता है ब्लड का, हार्ट पंप करता है तो उस समय प्रेशर ज्यादा रहता है, रिलैक्स होने के टाइम में उसका प्रेशर कम होता है। तो ये जो प्रेशर तैयार होता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और जिसकी रीडिंग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो रीडिंग के रूप में हमें बताई जाती है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ब्लड प्रेशर होना जरूरी है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल प्रक्रिया है। ये ब्लड प्रेशर की प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते हो, ये नेचर के हिसाब से चलती रहेगी। अगली बात आती है कि एक्चुअल में ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए। तो ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर बिलो 120 सिस्टोलिक और बिलो 80 डायस्टोलिक, ये हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए। मतलब इसके आसपास में होना चाहिए। अगर इसके आसपास में है तो ये अच्छा है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 टू 129 सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 टू 84। इससे जब ज्यादा रहता है तो उसे हम हाई नॉर्मल में लेते हैं। हाई नॉर्मल, नॉर्मल में वो भी चलता है, लेकिन उसे थोड़ा सा हाई नॉर्मल बोल सकते हैं। 130 टू 139 सिस्टोलिक और 85 टू 89 डायस्टोलिक। अगर इस रेंज में आपका ब्लड प्रेशर रह रहा है तो आप हायर, मतलब नॉर्मल से थोड़े हायर की चल रहे हैं, लेकिन वहां तक भी आपको नॉर्मल बोला जा सकता है। उस कंडीशन में भी कोई साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
इसके बाद आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से 159 सिस्टोलिक है और 90 टू 99 डायस्टोलिक है तो ये ग्रेड 1 में आता है। ग्रेड 2 160 टू 179 सिस्टोलिक और 100 टू 109 तक अगर डायस्टोलिक प्रेशर है तो ये ग्रेड 2 में आता है। और जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ज्यादा हो जाता है, 180 से ज्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 110 से ज्यादा देखने को मिलता है, उस कंडीशन में हाइपरटेंसिव कंडीशन आती है, मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है पेशेंट की, एक इमरजेंसी की कंडीशन बनती है। तो इस तरह से इस रीडिंग को जान लेने के बाद अगर हम हमेशा अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हुए चलेंगे और उसके हिसाब से समय रहते ध्यान देंगे, सावधानियां अगर अपनाने की कोशिश करेंगे तो हम आने वाले समय में होने वाले खतरों से हम बच सकते हैं। अदरवाइज हम उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे, ये तो चलता है, उसको भी चलता है, इसको भी इतना है, उसको कुछ फर्क नहीं, तो फिर कभी ना कभी आप बड़ी क्राइसिस में आ सकते हो, बड़ी इमरजेंसी की कंडीशन में आ सकते हो। और यही कारण भी है कि हम आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से एक एक बातों को डीप में समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या हो सकते हैं, इसके क्या कारण होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन बनने लगती है। तो इसके दो मुख्य कारण होते हैं, दो मेन कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है मेटाबॉलिक और दूसरा कारण होता है न्यूरोलॉजिकल। मेटाबॉलिक कारण में आता है मिनरल और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये दोनों मेन कारण बनते हैं। या तो आपको मिनरल्स का इम्बैलेंस हुआ है, उस कंडीशन में भी हाइपरटेंसिव कंडीशन देखने को मिलती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस की जब बात आती है तो सबसे मेजर कारण आज के समय में देखने को मिलता है इंसुलिन का बढ़ा हुआ लेवल, हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर किसी के बॉडी में हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन बनी हुई है, इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहने लगा है और साथ साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होने लगा है, भले ही उस समय उसको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो भले ही वो डायबिटिक की कंडीशन में नहीं गया है, और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपर इंसुलिनीमिया भी टाइप 2 डायबिटीज होने का भी कारण बनती है। और किसी किसी को देखने को भी मिलता है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज हो गई है लेकिन ब्लड प्रेशर उनका उस समय नहीं बढ़ा है, बट वो इन फ्यूचर बढ़ने का कारण इसी वजह से बनता है। जब आपके बॉडी में हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन रहेगी, इंसुलिन का ज्यादा परसेंटेज रहेगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी बॉडी वाटर रिटेंशन करना चालू करेगी। जब वाटर रिटेंशन करेगी तो ब्लड होगा वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि उस कंडीशन में हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा, और इस तरह से आपके बॉडी में धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावा जब अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज भी हो गई है और उस समय जब ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और साथ साथ में इंसुलिन का लेवल भी बढ़ा हुआ है, ये वाटर रिटेंशन का काम कर रहा है, मिनरल्स को भी रिटेन कर रहा है, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब ज्यादा बढ़ते रहता है और इसके खतरे भी बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होने लगती है। तो हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा यानी मेटाबॉलिक कारण बनता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। दूसरा कारण आता है न्यूरोलॉजिकल। जब न्यूरोलॉजिकल कारण में देखने को मिलता है स्ट्रेस। स्ट्रेस किस तरह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है, इसे समझने के लिए हमने स्ट्रेस के लिए एक बहुत अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। उसमें डिटेल्स में बताया गया कि स्ट्रेस किस तरह से हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है। स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस की जब भी बात आती है तो वहां पर हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जब भी किसी डर वाली चीज हमारे सामने आती है, चाहे वो इमेजिनरी फियर हो या वो एक्चुअल में फियर हो, उस फियर की वजह से हमारे बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से सिंथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, उसको एक्टिव ढंग से काम करने की मजबूरी हो जाती है, और वही फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बढ़े हुए ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। इसलिए हम जितना ज्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में रहेंगे, हम हमेशा फियर की कंडीशन में रहेंगे, हमेशा डर की कंडीशन में रहेंगे, तो हमारे बॉडी में इस तरह से बॉडी में चेंजेस होते रहेंगे और वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ हमें लेकर जाएंगे। तो ये दो मेन कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, और साथ साथ में फिर एक दूसरे और भी बीमारियों को बढ़ाने के भी कारण बनते हैं। तो इस तरह से इन सब चीजों को आपको समझने की जरूरत है। और अब हम अगली बात पर चलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हम कैसे समझें कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो हाई ब्लड प्रेशर में कुछ इस तरह के साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं जो हम एक एक करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 1 by 1 वैसे ही हो, कोई भी हो सकता है, आपको केवल एक एक पॉइंट्स को आपको समझने की जरूरत है।
सबसे पहला सिम्टम्स देखने को मिलता है सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक मतलब बहुत ज्यादा सर में दर्द होना चालू होता है। सर में दर्द होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसको भी आपको रिलेट करके देखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सर में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और नॉर्मल मेडिकेशन लेने के बाद भी आपको आराम नहीं हो रहा है, एस्प्रिन जैसी नॉर्मल या और भी कुछ इस तरह की मतलब पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद आपको हेडेक कम नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ समझने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, हम हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल मेडिसिन उस पर काम नहीं करती है। इसके बाद दूसरा सिम्टम्स आता है नोज ब्लीडिंग। कभी कभी नाक से ब्लीडिंग भी होने लगती है। जब जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उनको नाक से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर में ही नाक से ब्लीडिंग होगी। कुछ लोगों को ऐसा भी देखने को मिलता है कि उनके बॉडी में विटामिन सी की कमी है, जिसकी वजह से स्कर्वी हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो इन सब चीजों को भी ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में भी ये एक सिम्टम देखने को मिलता है। तीसरा आता है ब्लड विजन, मतलब धुंधला, देखने में दिक्कत होगी, आपके आंखों के सामने एक अंधेरा छा जाएगा, इसे हम ब्लड विजन की बात करते हैं। उस समय आप देखेंगे कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कारण चाहे कुछ भी हो, और हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में जो खून को सप्लाई करने वाली जो बारीक नसें होती हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड विजन देखने को मिलता है। मतलब आंखों के सामने हमें धुंधला दिखने लगता है, चक्कर जैसा आने लगता है, ये भी एक बड़ा सिम्टम देखने को मिलता है। अगला सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा पेशाब करते समय ब्लड का आना। पेशाब करते समय ब्लड का आना तो वैसे और भी दूसरे कारण वहां पर भी हो सकते हैं। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो वो भी आपको रूल आउट करने की जरूरत है कि कहीं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं है ना। पता लगा कि आपको यूटीआई है और उस कंडीशन में भी आप हाई बीपी को लेकर चल रहे हैं या हाई बीपी के बारे में आप सोचने लगे, तो सब चीजों को रिलेट भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, वहां पर भी टाइप 2 डायबिटीज में भी मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ है, उधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उधर शुगर बढ़ा हुआ है, तो ये ब्लड वेसल्स वहां उस कंडीशन में ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लड वेसल्स ब्लॉक होती है, खून की सप्लाई करने वाली जो नसें हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बर्स्ट भी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो वहां पर ये हाइपरटेंसिव कंडीशन देखने को मिलता है। और इस तरह से हाइपरटेंशन की कंडीशन में पेशाब करने के टाइम भी कभी कभी ब्लड आने की शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर किडनी को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब किडनी डैमेज हो गई रहती है तो उस कंडीशन में ब्लड आना स्वाभाविक होता है। इसके अलावा कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर में फटीग, मतलब एक सुस्तीपन रहती है बॉडी के अंदर, या शॉर्ट ब्रीथ मतलब ब्रीथनेसनेस लगता है, मतलब दम जैसी लगने की कंडीशन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो उस कंडीशन में भी हमें ध्यान देने की जरूरत आएगी कि कहीं हमारा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है। अगर ज्यादा सुस्ती लग रही है, कभी भी आपको चल रहे हैं और आपको ब्रीथनेसनेस जैसा दम लगने जैसी कंडीशन हो रही है, शॉर्ट ब्रीथ बोलते हैं, और इस शॉर्ट ब्रीथ होने के भी कई कारण हो सकते हैं। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की जब हम बात करते हैं तो ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी देखने को मिलती है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी देखने को मिलती है, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में भी देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ये चीज देखने को मिलेगी आपको। साथ साथ में कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो करने का मतलब है कि आपको हर एक चीजों को थोड़ा सा समझ करके कोरिलेट करके चलने की जरूरत पड़ेगी। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी आप जब नॉर्मली डॉक्टर के पास जाएंगे और ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उस कंडीशन में आपका जो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको सांस लेने में अगर दिक्कतें लग रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अगर लग रहा है, देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन को भी रूल आउट करने की जरूरत पड़ेगी। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है, इसे भी हम लगे हाथ आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जब भी हमारा हार्ट राइट साइड से जब पंप करता है तो राइट साइड से पंप किया हुआ जो ब्लड होता है ये पल्मोनरी सप्लाई में आता है। मतलब आपको वो यहाँ मतलब लंग को सप्लाई देते, लंग की सप्लाई होती है उसके थ्रू, और वो लंग में आने के बाद वो ऑक्सीजन की सप्लाई वहां पे प्रचुर मात्रा में होती है। जब हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उस कंडीशन में वहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है।
लेकिन किसी कारणवश लंग के अंदर, फेफड़े के अंदर ईडिमा मतलब वाटर रिटेंशन होने लगता है, जिसे हम पल्मोनरी ईडिमा की बात करते हैं। अब पल्मोनरी ईडिमा की कंडीशन अगर आपके बॉडी में बनी हुई है तो उस कंडीशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होना स्वाभाविक है, और उस समय आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी और आपको शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ समझ में आएगा, मतलब आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने में मिलेंगी। और ये फिर एक दूसरे से इस तरह से मतलब रिलेटेड है और एक दूसरे को ऐसे अफेक्ट करते जाते हैं कि बीमारियां एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा होते जाती है। तो इस तरह से एक चीज को अगर आप पकड़कर चलते हैं, कोई एक लक्षण को पकड़कर चलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एक चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे का फर्दर इन्वेस्टिगेशन या उस तरह के सलाह की आपको जरूरत पड़ेगी। अगला लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि कानों में एक अजीब ढंग की आवाज, जिसे हम टिनिटस बोलते हैं, कानों में एक अजीब आवाज आती है। और वो अजीब आवाज आने का भी कारण होता है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो ब्लड प्रेशर जब नलियों में आ रहा जा रहा होता है, जो एक प्रेशर क्रिएट करते हुए, तो उस कंडीशन में ब्लड को आते जाते समय मतलब जो वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में या आर्टरीज के अंदर जो फ्रिक्शन तैयार होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से साउंड पैदा होता है। और वो साउंड हम किसी भी तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से सुनने को मतलब समझ में आ सकता है। और इस तरह से जब अगर आपके कानों में इस तरह के कुछ अजीब ढंग के साउंड देखने को मिल रहे हैं, समझने में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि हमारा ब्लड प्रेशर तो कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। इसके अलावा भी वहां पर भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी देखने को मिलता है, मतलब न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन में भी आपको इस तरह का साउंड देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। बट जैसे स्ट्रेस की भी बात आती है तो पीछे भी हमने बताया कि स्ट्रेस भी किस तरह से ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट साइन और सिम्टम्स बता रहा हूँ आपको। नोजिया और वॉमिटिंग, मतलब वॉमिट जैसा लगना या उल्टी होना। अगर ऐसा हो रहा है, अचानक से आपको उल्टी होने लगा, उल्टी जैसा फीलिंग हो रही है और दूसरे कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं और कोई तकलीफें नहीं है, तो उस समय भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि जब वो वॉमिटिंग, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब वॉमिटिंग वगैरह की कंडीशन देखने को मिलती है तो वहां पर भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है और उस कंडीशन में नोसिया या वॉमिटिंग जैसी कंडीशन बनती है। इसके दूसरे और भी कारण हो सकते हैं। स्ट्रोक की कंडीशन में भी कभी कभी ये देखने को मिलता है। अगर स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक होने का मतलब हो गया कि ब्रेन का कुछ सारा पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। वो डैमेज हो गया, या तो हैवी ब्लीडिंग हो गई, उसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है, या ब्लॉकेज की वजह से इन्फॉक्शन जैसी कंडीशन हो गई, उस कंडीशन में भी वहां पर ये डैमेज देखने को मिलता है। तो उस स्ट्रोक की कंडीशन में भी ये कंडीशन बनती है और ये सभी कंडीशन इमरजेंसी कंडीशन बनती है। तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगला साइन और सिम्टम्स हो सकता है आपको लोकलाइज वीकनेस। लोकलाइज वीकनेस में क्या हो सकता है कि कोई एक साइड का लिम्ब आपका काम नहीं कर रहा है, या कोई भी फेस, एक साइड का फेशियल पाल्सी जैसी कंडीशन हो जाती है, ड्रॉपिंग हो जाती है मतलब। इसके बाद अगला लक्षण आता है एंजाइना, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन भी कभी कभी, जिसे हम ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक बोल सकते हैं, मतलब कभी अचानक थोड़े से पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, ब्लॉकेज हुआ और वो क्लियर हो गया, जिसे हम एंजाइना बोलते हैं। तो ये एंजाइना जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। और जब एंजाइना जैसी कंडीशन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब चीजें जब देखने को मिलती है ना, तो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसे भुला नहीं देना चाहिए, आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। और जब सीरियसली लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डॉक्टर से मिल करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, जाकर के आपको रूल आउट होगा कि भाई आखिर हुआ क्या है। अदरवाइज आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो कभी कभी मेजर प्रॉब्लम में भी आप आ सकते हो। और यही कारण भी है कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक एक चीजों को बता करके समय रहते अलर्ट करने की कोशिश करते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते हैं, ताकि समय रहते आप अपने आप को बचा सकें, अपनी फैमिली के लिए आप अपने आप को बचा सकें। अब अगला लक्षण आता है डिजीनेस, कंफ्यूजन या एंजाइटी। मतलब एक कंफ्यूज कंडीशन में बॉडी की कंडीशन बन जाती है। उस कंडीशन में आप देखेंगे कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल बॉडी को कम मिलता है। ऑक्सीजन जब कम मिलेगा तो बॉडी कंफ्यूज, यानी हम लड़खड़ाते हुए, गिरते पड़ते कंडीशन में दिखेंगे। और वहां पर भी चूंकि ये कंडीशन लो ब्लड प्रेशर में भी देखने को मिलती है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में ऐसा देखने को मिलता है कि ये बहुत कम समय के लिए होती है, ट्रांजिएंट। समझो आप बैठ गए,
अच्छा हो गया, ठीक हो गया, आपको आराम मिल जाता है, आप लेट गए आपको आराम मिल गया। लेकिन जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसमें उस तरह से आराम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इस तरह से इन सब चीज़ों को भी आपको रिलेट करने की ज़रूरत है। अब लास्ट बात आती है कि आखिर हम इससे बचे कैसे। बचने की जब बात आती है तो मैं ये बात आपको जरूर बोलूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन में, अगर रियल में एकदम हाई ब्लड प्रेशर में आप जा चुके हो, ग्रेड 2 या हाइपरटेंसिव कंडीशन में जा चुके हो, ग्रेड 1 से ऊपर जा चुके हो, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकेशन लेने की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है। आपको कहीं भी वहां पर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ में उस इमरजेंसी कंडीशन से बाहर आने के बाद आपको डाइट को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि डाइट के माध्यम से आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जो भी डाइट आप ले रहे हैं ना, वही डाइट आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की बात आती है ना, जिसका कारण हमारा डाइट होता है, हमारा भोजन होता है, हमारा जो खाना है वो होता है। तो उस खाने को समझने की जरूरत पड़ेगी। डाइट को चेंज करके वहां पर आप कौन से डाइट की वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी जब बात आप करेंगे तो हमारा अलग से वीडियो है, उसको देखेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस डालेंगे आप यूट्यूब में तो आपको वहां पर भी मिलेगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता कैसे है, उसके कारण क्या है। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचने की कोशिश करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, हाइपर इंसुलिनिक कंडीशन से बाहर आएंगे, तब आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा और लाइफ लॉन्ग आपका कंट्रोल रहेगा। तो यहीं पर हम आपको ये स्पेशल सलाह देते हैं कि आप इमरजेंसी में गोलियों का सहारा जरूर लीजिए, लेकिन बाद में आप डाइट को चेंज कीजिए, लाइफ स्टाइल पर आइए, लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए। और उसमें जब आप मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लंबे समय तक ठीक ठाक रह सकते हैं, ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे मेंटेन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और आप दोस्तों एक ही चीज नहीं मेंटेन करते हो, ब्लड प्रेशर की बात केवल अकेले की नहीं है। आप डाइट से जब कुछ मेंटेन करने जाते हो ना, सुधार करने की जब कोशिश करते हो, तो आप एक सिस्टम को, एक चीज को मेंटेन नहीं करते हो, आप पूरे बॉडी को होलिस्टिकली मेंटेन करते हो। बॉडी के और भी दूसरे पैरामीटर्स भी नॉर्मल हो जाते हैं, और भी बॉडी में चेंजेस हुए रहते हैं, वो भी सब ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आपको डाइट को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और साथ साथ में एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर क्यों जरूरी है, ब्लड का प्रेशर होना जरूरी है। ब्लड का प्रेशर नहीं होगा तो वो पूरे आर्टरी में सप्लाई नहीं देगा। तो ये ब्लड का प्रेशर होना जरूरी है। उसी समय हमने आपको बताया कि नहीं, ब्लड का जो प्रेशर है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये जो उतार चढ़ाव है, ये भी होना जरूरी है। अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा, तो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर का जो एक्चुअल रीजन है, उसका वो पर्पज जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। बॉडी में ऑक्सीजन की भरपूर सप्लाई के लिए, प्रेशर ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए आपको योग या योगा एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। वहां पर आपके मसल्स को एक्टिव करने की जरूरत पड़ेगी, आपके मसल्स को एंगेज करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं दोस्तों हमेशा बोलता हूं कि आप सिस्टम को समझिए, सीखने की कोशिश कीजिए, डाइट को सीखिए। एक्सरसाइज केवल एक तरीके से, एक ढंग से कर लेने से आप बीमारियों से बाहर नहीं आ सकते हो। आप अवश्य एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन बॉडी के नीड के हिसाब से कीजिए। आपके शरीर का जो संतुलन गड़बड़ हो चुका है, आपके बॉडी का जो होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो चुका है, उसके लिए किस तरह की एक्सरसाइज की जरूरत है, किस तरह के योग की जरूरत है, किस तरह के डाइट की जरूरत है, ये सबको समझने की जरूरत है। और वो समझाने का काम हम आपको अलग अलग सेशंस में, 10 से 12 घंटे के अलग अलग सेशंस में आपको अलग अलग बीमारियों के अनुसार समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सकें और बीमारियों से आजाद रहें। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह की रोचक जानकारी हम जब भी कुछ देना चाहें आपको, तो वो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।